तो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन नीट 2025, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत, ठीक है, एसपी सर के पूरे सुपरविजन में, आपके रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर के विजन में, हमारे प्यारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डायरेक्टर सर के विजन में, हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने हुए हैं। और ठीक है, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। Radius vector is a vector which joins the center of the circle and particle performing circular motion. Which option is true? अगर हम ध्यान से देखें, कोई बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर। कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर। तो आपको पता है ये अच्छी तरीके से कि यहाँ पे देखिए रेडियस वेक्टर यहाँ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इधर होगा। भाई रेडियस वेक्टर ले रहे हो, होना अंदर चाहिए, मैं एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बता रहा हूं। तो अब देखिए, हमें ये पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल सिर्फ किस में होगा? डायरेक्शन में। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं होगा, ये भी गलत है। होता क्या है कि अगर रेडियस वेक्टर की बात हो रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कैसा होगा? वेरिएबल डायरेक्शन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ए बाइसिकल will attain a velocity of 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 हो गई है, यूनिट मत रखिए, चल जाएगा काम। और फाइनली ये हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखा है 20 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। टाइम कितना दिया गया है आपको? 5 सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आप बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए सिंपल सा इक्वेशन यूज करेंगे और उसका यूज करके निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस क्या होता है? अल्फा टी होता है। अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 20, ये ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना दे रखा है? 5। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 अल्फा इक्वल टू 20। यहां से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 20/5, दैट इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या वैल्यू निकाली है? अल्फा की। अल्फा कितना आया है? 4 रेडियन पर सेकेंड। अब यहां से थीटा अगर मैं लिखना चाहूं तो ठीक है, थीटा थीटा आपको पता है कि ओमेगा नॉट डायरेक्ट क्या हो चुका है? 0। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो वो रख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 अल्फा। उसके बाद क्या लिखेंगे? टी का स्क्वायर। अब वैल्यू सिर्फ रखनी है। थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अगर अल्फा की वैल्यू हम देखें ध्यान से तो 4 आया है। टी की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर है। ये कैंसल आउट होगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा, ये आपका आएगा 2 इंटू 25 यानी आ गया 50। अब आगे अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो हमें पता है बच्चे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर लिखना हुआ कि कितना चक्कर उसने आप लगाया है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट थीटा अपान 2 पाई। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है 50 अपान 2 पाई, कैंसल होके आ जाएगा 25 अपान पाई आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है? 25/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ए व्हील इज रोटेटिंग 900 रोटेशन पर मिनट। तो रोटेशन पर मिनट है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको किसमें चेंज किया जाएगा? अब ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट रख दीजिए 9000 आरपीएम है। अब इसे रोटेशन पर मिनट को देखिए अपने अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 900 हो गया इनटू भाई एक रोटेशन में एंगल कितना परफॉर्म होगा? 2 पाई, और मिनट कितना? 60। ये कितना होगा? 60। अब कैलकुलेशन बचा हुआ है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1800 पाई अपान 60। और यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 पाई। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ओमेगा फाइनल ये हमेशा क्या होगा? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, या आप चाहो तो इसको लिख दो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली ये किस में आ रहा है?
रेस्ट में तो 0, और इनिशियल आपको पता है कितना दे रखा है 30 पाई प्लस, और आपसे पूछा है एंगुलर रिटार्डेशन, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू कितना आ गया 60। यहां से हम अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो 30 पाई इक्वल टू आ गया -60 अल्फा। यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -30 पाई बाई 60, ये कैंसल हो गया, ये आ गया -पाई/2, यानी ये क्या है रिटार्डेशन, क्या है रिटार्डेशन है। ये आपका रिटार्डेशन है। वैल्यू हमारी आई मेरे प्यारे बच्चों -α/2, और ये रिटार्डेशन है तो भाई प्लस ले लेंगे, ठीक है, पाई/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस r, द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4/r², द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग को एक चीज दे के रखा है कि सर्कल है, मास m है, सर्कल है, इसका मास m दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है r दे रखी है, मास m है और रेडियस क्या है r है। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a सेंटीपिटल इक्वल टू v²/r, ये हो जाएगा आपका 4/r²। देखिए ये r² से r कैंसिल होगा, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट v² इक्वल टू 4/r। मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से v अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/r, इसे लिख सकते हैं 2/√r। मेरे प्यारे बच्चों अब मोमेंटम का फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है mv, m वही रहने दो, इंटू 2 क्या लिखोगे √r, तो क्या आ गया 2m/√r। कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड through what angle the angular velocity change when it completes the half circular path। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि वेलोसिटी कुछ एक बार इस तरीके से मिल रही है, एक बार इस तरीके से मिल रही है। हम ऐसा लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर टू r परपेंडिकुलर टू ओमेगा, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अच्छा देखिए ओमेगा, जब हम बात करेंगे ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी की, एक ऐसा वेक्टर होगा एक्सियल वेक्टर, कैसा होगा एक्सियल वेक्टर होगा। और अगर बॉडी ठीक है, मान के चलो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा है, यानी v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, तो आपको पता है कि एक्सियल वेक्टर, अब ये मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको कहाँ मिल रहा है, बाहर की तरफ क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ, लेकिन ये पूरी रोटेशन के लिए मिलेगा, बीच में कहीं चेंज होने वाला नहीं है, तो एंगल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल रिवॉल्विंग ए सर्कुलर पाथ कंप्लीट 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस इन 3 सेकेंड। तो अब देखिए अगर हम θ1 लिखना चाहें तो हमें क्लियर है कि थी भाई, अगर सर्कमफ्रेंस का 1/3 चल रहा है यानी कितना एंगल बना रहा होगा 120, तो θ1 अगर 120 है तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2π/3। अगला देखिए θ2 भी सेम बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2π/3। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा एवरेज पूछ रहा है, एंगुलर ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर बोल के रखा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा 2π/3 प्लस 2π/3 अपॉन कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 2π/3 और 2π/3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4π/3, ये कितना आ जाएगा 4π/3 अपॉन 5 इधर आएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4π/15। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ एट द इंस्टेंट सोन। अब देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि ओमेगा
जो होता है ये v परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, r होता है। और r भी जो लोगे, अब देखिए ध्यान से इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस इधर 2d है, इधर 2d है, तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 2d√2 आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखो v नॉट वेलोसिटी है, हमें वेलोसिटी कौन सा चाहिए, r के परपेंडिकुलर चाहिए। r के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। यानी परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर ये हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अब 45 है, साइन 45 लिखो, cos 45 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए v साइन 45 लिख दे रहे हैं, v साइन 45 लिख रहे हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v नॉट दिया है, v नॉट साइन 45 v नॉट इंटू क्या लिखेंगे 1/√2। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आ गया v नॉट बाई √2। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखनी थी तो ओमेगा का हम लोग लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू v नॉट बाई √2 अपान r की जगह क्या लिखोगे 2d/√2। कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब ये सिंपल कैलकुलेशन का काम बचा है, ये पूरा डेटा हम लोग कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा v नॉट 2d√2 इंटू √2। यहां से बच्चे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v नॉट, ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 4d। तो कौन सा ऑप्शन होगा v नॉट अपॉन 4d, यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। A particle travels in a circle of radius 20 meter at a speed that uniformly increases. If the speed changes from 5 meter per second to 6 meter per second, find the angular displacement. अब मेरे प्यारे बच्चों 80 अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 6 माइनस 5/2, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने क्या लिखा, टेंजेंशियल लिखा है बच्चों। इसके बाद अब हमें एक चीज और पता है कि अगर एंगुलर निकालना हुआ तो क्या लिख देंगे ए टेंजेंशियल अपान आर। ए टेंजेंशियल अगर मुझे लिखना हुआ तो ये तो पता है हमें 0.5, और आर अगर लिखना है तो आर रेडियस दे के रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, यानी इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। अब देखो 20 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे 0.2। अब इसे लिख सकते हैं 5/2, यहां से आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड है। इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A body initially at rest sliding along a frictional track at a height h, just complete a vertical circle. अब देखो डायामीटर आपको दे रखा है, डायामीटर कितना दे रखा है आपको ए बी, दैट इक्वल टू कितना दिया है 2d, यानी रेडियस हमारे पास डायरेक्ट बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस हमारा आ जाएगा d। अब बच्चों आपको पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको हाइट एच मिलता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लोगों ने एक ट्रिक निकाल के रखी थी, वही ट्रिक मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूं 5/2 इंटू क्या लिखते हो आप रेडियस, क्या लिखते हो रेडियस। अब देखिए 5/2 वही रहने दीजिए, रेडियस इस बार आर की जगह डी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि वो सर्कल को कंप्लीट करे 5g/r। तो यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम से, और मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है 1 मिनट का टाइम हमें मिलता है तो हम लोग ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a velocity loop of radius 2r so that it can complete the loop? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, रट के सारा काम हम लोगों का चलने वाला नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चे कि यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो क्या आता है 5g इंटू क्या आता है रेडियस, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए 3g इंटू क्या होना चाहिए रेडियस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना आना चाहिए g इंटू रेडियस।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया सिर्फ हम उस पर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वो लूप, ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि लूप में जब इंटर करे तब, ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चे। वी मिनिमम आपको कितना पता है, रूट में 5g इंटू रेडियस। अब यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं 5g, और रेडियस आपको r ना देके क्या दे दिया है 2r, तो कितना हो जाएगा रूट में 10gr। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल के रखा है स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड इज वेल इन अ वर्टिकल सर्कल with the other end of string at the center at a certain instant of time the stone is at the lowest position and had speed u. The magnitude of change in velocity at is reaches the position where string is horizontal. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को आपके लेवल से सिंपल तरीके से एकदम। आपको पता है कि ये पोजीशन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अच्छा अगली चीज दे रखा है कि लोवेस्ट पोजीशन पे है तो वेलोसिटी कितनी है, u है। कितनी है, u है। और ये कह रहा है कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताइए जब वो टॉप पे पहुंच रहा है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। सबसे पहला काम हम लोग फिजिक्स में नामकरण करते हैं, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। तो जो टोटल एनर्जी, हम ऐसा लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। भाई टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है बच्चों। और हम इसी को क्या मान लेते हैं, मान लीजिए रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, प्लस क्या लिखोगे, हाफ mu स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखोगे। और स्ट्रिंग की लेंथ आपको दे रखा है कि ये लेंथ कितनी है, l है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी यहां पे लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl लिखोगे, क्योंकि लेंथ l है। अब m से हर जगह m को क्या कर दो, कैंसल कर दो, सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये बच्चे हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gl। यहां से प्रभु अगर, ठीक है, v स्क्वायर अगर मुझे निकालना हुआ या v की वैल्यू निकालनी हुई तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है इसमें क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज, जब चेंज की बात कर रहे हो बच्चे तो ये ध्यान रखना कि चेंज इन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बच्चे, डायरेक्शन का नहीं। तो आपको पता है कि इनिशियल का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, फाइनल का बदलेगा। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वेक्टर में प्लस करो चाहे माइनस करो, डायरेक्शन भले बदलता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है 90 डिग्री पे। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ऐसा लिख पाना पॉसिबल है बच्चे। अब अभी हम लोग कुछ देर पहले v स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखे हैं तो वो रख देते हैं। तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस, एक मिनट माइनस, ये आ जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये u स्क्वायर माइनस कितना आया 2gl, ये एक्चुअली वैल्यू किसकी है, v स्क्वायर की, प्लस क्या लिखोगे u स्क्वायर, यहां से मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2gl। यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपके पास, u स्क्वायर माइनस gl। A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum height from the ground is 0.75 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will be। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप डायरेक्ट लिख लो मैक्सिमम ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मैक्सिमम ड्रॉप जो होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ये देगा हमें मैक्सिमम गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
अब आपको पता है बच्चे कि मैक्सिमम ड्रॉप जो होगा वो कितना आएगा mg। अब हाइट पहले ज्यादा वाली लेंगे 2 माइनस 0.75, ये बराबर आएगा हाफ mv और ये मैक्स का स्क्वायर। अब देखिए m से m को क्या कर दो, कैंसल कर दो, 2 को इधर लाओ तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, दैट इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है 2.5 आएगा, 2.5 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। यहां से बच्चे अगर वी मैक्स लिखना हुआ मुझे तो रूट में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 25, यहां से आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बच्चों लगता है मुझे कि कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आपको पता है कि सबसे ज्यादा टेंशन जो होगा वो कहां पे होगा, बी पे होगा। कहां पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी पे होगा। और ये जो टेंशन एट बी अगर मुझे लिखना हुआ, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा वेट के प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के। सबसे ज्यादा वेट यहीं पे मिलता है बच्चे। तो अगर सबसे ज्यादा टेंशन आपको यहां मिल रहा है तो सीधी बात है कि सबसे ज्यादा ब्रेक होने का चांस भी कहां होगा, बी पे होगा। और झूले पे कभी यहां जाके या यहां जाके थोड़ी झूला टूटता है, वो हमेशा नीचे टूटता है और वहां से आप टेंजेंशियली फ्लाई आप कर जाते हो। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज मूविंग अलोंग द रेफरेंस ऑफ सर्कल इज। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी होगा वो किधर की तरफ होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा है देवताओं, एक्सियल वेक्टर। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई मास है वो रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है किसी प्लेन में किसी फिक्स पॉइंट के, तो इसका मतलब वो प्लेन के हमेशा कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर। अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए ऐसे मैंने बनाया बॉडी, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है, तो एक्सियल वेक्टर कहां मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो इस तरीके से बच्चे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If F is the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque of this force about this origin, then मेरे प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं कि टॉर्क इज ऑलवेज perpendicular to both F as well as R। तो भाई दोनों पे परपेंडिकुलर है, यानी डॉट प्रोडक्ट दोनों के लिए क्या आएगा, जीरो। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आर क्रॉस टाउ क्या होगा, जीरो होगा। और ठीक है एफ क्रॉस टाउ भी क्या होगा, जीरो होगा। और इसमें ये मैटर नहीं करता या आपने ये पढ़ के रखा हो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसा कुछ ठीक है पढ़ के रखे हो, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यही पढ़ा होगा ना आपने, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसका मतलब जिस प्लेन में आर और एफ होंगे उसके हमेशा टाउ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। जी नहीं, ऑलवेज नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे फॉर अनसिमेट्रिकल बॉडी, अनसिमेट्रिकल बॉडी, अगर अनसिमेट्रिकल बॉडी है तो सीधा मतलब ये है बच्चे कि फिर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसके जियोमेट्रिक सेंटर से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैच करने वाला नहीं, पहला ऑप्शन गलत। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। बच्चे सेंटर ऑफ मास नहीं, अगर सेंटर ऑफ मास की जगह यहाँ पे क्या दिया होता, ग्रेविटी, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, गलत। A couple on a body produces both translational and rotational motion।
वो रोटेशनल मोशन तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करता। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। तो फिर कौन सा बचेगा? चौथा। क्यों परेशान होना है, आगे बढ़िए। From a circular disc of radius r and mass 9m, a small disc of mass capital M and radius r by 3 is removed concentrically. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of disc and passing through its center. अब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बच्चे तो देखो, अब इसको डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं अलग स्लाइड पे। देखो मास ऑफ डिस्क आपको दे रखा है, मास ऑफ डिस्क कितना दे रखा है? 9m। उसके बाद फिर बोल के रखा है mass of removed portion of disk कितना है? कैपिटल एम। एक का 9m है और एक का क्या है? कैपिटल एम। अब आपको पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हो कंप्लीट डिस्क का, आप कंप्लीट डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट डिस्क का देख रहे हो। और एक्सिस इसमें जरूर याद रखना, अबाउट एन एक्सिस। और एक्सिस अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो बोल के रखा है कि एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ डिस्क होना चाहिए और पासिंग थ्रू द सेंटर होना चाहिए। एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि डायरेक्ट 9m आपको पता है, तो और रेडियस कितना दे रखा है? r। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2, 1/2। उसके बाद 9mr², इसे ऐसे लिख देते हैं 9/2mr²। बस ये ध्यान देना कि ये किसकी वैल्यू है? मास की है। तो 1/2 होता है। अब आगे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले लेंगे ऑफ रिमूव पोर्शन ऑफ डिस्क। आप रिमूव डिस्क डायरेक्ट लिख लो क्योंकि डिस्क ही तो रिमूव किया जा रहा है, वो क्वेश्चन में बोल के रखा है। अब इसका अगर बच्चे हम लोग निकालेंगे तो I2 ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, I2 ये आपका बच्चे आ जाएगा 1/2। अब ध्यान देना मास पे, मास 9m था, दूसरे वाले का क्या है? m है। और रेडियस इसका बोल के रखा था r/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी यहां से हम लोग बच्चे मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं mr²/80, ऐसा लिख सकते हैं। तो आई हमें जो चाहिए नेट ये निकालना है, तो हम ठीक है टोटल में से जो रिमूव पोर्शन है उसका निकाल देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, अब 9/2 mr² है तो इस चीज को ध्यान देना, 9/2 mr² माइनस mr²/18। तो यहाँ ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 81 mr²/18 माइनस mr²/80। 80/18 mr², यहां से आ जाएगा 40/9 mr²। तो 40/9 mr² मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट्स डिस्क एट इट डायमीटर एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। अब देखो बच्चे ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया ना तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे हमें तो लगता है कि आपको रट के रखना चाहिए कि कितना होता है 3/2 mr², लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर देते हैं। डायमीटर के अलॉन्ग निकालना है तो देखो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। ये कह रहा है कि ठीक है टचिंग इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो अब ऐसे केस में अगर आपको निकालना हुआ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I इक्वल टू IC प्लस mr², क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? m होगा। और IC आपको पता है कि इसके लिए कितना होगा? 1/2 mr², इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो 1/2 mr² प्लस बच्चे क्या लिखोगे? mr², यहाँ से प्रभु आ जाएगा 3/2 mr²। तो ये रट के रखने लायक क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस यूज हो रहा है। ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg पर मीटर स्क्वायर है।
60 आरपीएम है, आरपीएम है, आरपीएस नहीं है बच्चों, ये ध्यान देना। और टार्क आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। स्टॉप करना है तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब देखो दूसरी चीज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो हम साइन कौन सी यूज कर सकते हैं, माइनस की, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। डायरेक्ट रख तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सवाल फिर ज्यादा लंबा जाएगा ही नहीं। अब देखो फाइनली ये कितना हो रहा है, 0। ये आ जाएगा ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ओमेगा आई हम निकाल लेते हैं, हमारा काम तो वैसे हो गया है, या अल्फा निकालते हैं, अल्फा ही निकाल लेते हैं। चलिए अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा आई बाई टी। अब बच्चों सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, आपसे टार्क पूछा है तो टार्क इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आई अल्फा। आई अल्फा तो लिख दिया, लेकिन अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आई ओमेगा आई बाई टी, ऐसा लिखेंगे। अब आई वही रहने दो, आई एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें कंफ्यूज मत करना। ओमेगा आई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ बाई टी, ऐसा लिख पाना पॉसिबल है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, और ये दे रहा है कि 1 मिनट में, कितनी देर में, 1 मिनट में। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो डायरेक्ट हम लोग 60 रोटेशन पर मिनट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई की वैल्यू आपको पता है कि 2 दिया है, इनटू क्या लिखोगे, 2 पाई। फ्रीक्वेंसी अगर लिखना हुआ तो ये कितना लिखोगे, 60 तो लिखोगे, बाई क्या होगा 60, इनटू प्रभु 1 बाई टी है। 1 बाई टी देखो टाइम 1 मिनट है, इसको किस में लिखोगे, सेकंड में। तो 1 बाई कितना आ गया 60, एक 60 से एक 60 गए वो काम से। यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 60, यानी इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 15 न्यूटन मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ ए चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हाट इज कंजर्व। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज पे कि अगर कोई डिस्क है वो रोटेट कर रही है और उस पर कोई चाइल्ड बैठ जाए, तो देखिए अब चाइल्ड सिट कर रहा है ऑन, व्हेन चाइल्ड इज सिटिंग ऑन रोटेटिंग डिस्क, सिटिंग ऑन रोटेटिंग डिस्क। जब चाइल्ड है वो किस पे बैठ रहा है, रोटेटिंग डिस्क पे। तो यहां पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नो एक्सटर्नल टार्क इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे अप्लाई ही नहीं है बच्चे, तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल्ड द डब्ल्यू स्केल, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 39 एंड 239 W respectively. What will the temperature of new temperature to 39 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज को ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो टेम्परेचर हम 39 को लेके चल रहे हैं, तो इसको अगर हम करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपको पता है कि सेल्सियस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और डिवीजन कितने होंगे 100 डिवीजन होंगे होंगे यहाँ पे कितना है 39, यहाँ पे बच्चे क्या है 239, तो डिवीजन कितना है 200 डिवीजन है हमारा 200 डिवीजन। अब देखिए अगर यहाँ पे 39 चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है 39 चेंज हो रहा है, तो यहां से हम डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं कि अब हमें रीडिंग किस पे चाहिए, W न्यू स्केल पे चाहिए।
तो हम यहाँ पे देखिए इसका ये अगर हम ध्यान से देखें तो कितना डिवीजन है, 2 टाइम्स। कितना है, 2 टाइम्स। यानी अब हमें जो न्यू स्केल रीडिंग मिलेगी भाई वो है कितना इस पे, 39। लेकिन इस पे क्या होगा, दो गुना हो जाएगा, 2 इंटू 39। यहाँ से बच्चे 39 प्लस क्या आ जाएगा, 78। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 117। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द ग्लिसरीन इज। अब केल्विन डिग्री सेल्सियस में कोई दिक्कत नहीं है आपको, और राइज अगर वो 40 डिग्री कर रहा है तो इसका मतलब केल्विन में भी कितना करेगा, 14 केल्विन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डेल्टा सी होता है वही क्या होता है, डेल्टा के होता है। इतना तो हम लोग पढ़ के बैठे हैं। अब वो पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज, तो अब फ्रैक्शनल चेंज किस में पूछ रहा है, डेंसिटी में। तो इसका फार्मूला हम लोगों को पता है बच्चे, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी की। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी अगर हम लोगों को लिखनी हुई तो इसका फार्मूला हम लोग रख देंगे रो माइनस रो टी अपान रो। अब देखो रो नॉट ही रखोगे इनिशियल वाला, और ये बराबर किसके होगा, अब ग्लिसरीन की बात कर रहे हो तो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो सिर्फ गामा, और इनटू क्या रखोगे, डेल्टा टी। अब गामा की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कितना, 40। अगर अब इसको लिखना चाहें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻⁻4। अब देख लेते हैं ऑप्शन जिस टर्म में होगा उसी टर्म में कर देते हैं। तो यहां से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 0.020। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर 1 ग्राम स्टीम ले रहे हैं और 1 ग्राम क्या ले रहे हैं, आइस, तो रिजल्टेंट जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो कितना होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होगा बच्चे। इसमें न्यूमेरिकल कोई नहीं जानना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो कि 1 ग्राम स्टीम है, उसको हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, आइस के साथ। तो सारा का सारा जो एनर्जी होगी वो किसके लिए जाएगी, आइस को मेल्ट कराने के लिए। और देखो यहाँ पे हमें पता है कि एक तरफ कितना मिलता है, ठीक है 80, और एक तरफ क्या मिलता है 540। तो ये डेटा याद है आपको, तो 540 क्या है, ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्योंकि भाई उस अगर और सबका टेम्परेचर इसका इसका देखोगे तो क्या है, ज्यादा है, उतना टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिनको मिक्स कर रहे हो उसी के बीच का टेम्परेचर वो मिलना चाहेगा 0 और 100 के। और 50 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीन पे आके पहुंच नहीं रही है स्केल, जनरल आईक्यू से ही हो जाता। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एम इनवर्स। अब देखो बच्चे ध्यान से, तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मास किसमें होगा, एम इनवर्स में होगा। तो इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो सारी क्वांटिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें पूछा है कि किसमें एम इनवर्स में होगा। तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम का जब हम फार्मूला यूज करते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। जनरल आईक्यू से कर दो ना, मास कहाँ है, ऊपर, और कहीं मास आना नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा अगर हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का भी देखते हैं तो ये फार्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का पता है कि बाकी तो सब वही मिलेगा, एम एल टी की पावर -3 के की पावर क्या मिलेगा, -1, मतलब एम भी यहाँ मिल रहा है। टॉर्क में अगर देखो तो टॉर्क का भी वही होता है जो किस, ठीक है, टॉर्क का भी अगर निकालना चाहोगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी वर्क का ही मिलेगा, तो एम एल टी पावर -2 मिलेगा, एम मिल रहा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में ध्यान दीजिए, जी इक्वल टू हम अगर सॉरी एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर लिखते हैं प्रभु। तो जी अगर मुझे निकालना हुआ तो ये क्या आ जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। तो आपको पता है एम इनवर्स कहाँ मिलेगा भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। और यार आप याद होगा अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, तो आपको पता है कि जी की वैल्यू आपने क्या निकाला था, m की पावर -1 आता था। चलिए, the temperature of body is raised from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius. The corresponding change on Fahrenheit scale is। देखो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा टी सी। अब ये सेल्सियस में कितने डिवीजन होते हैं, 100 होते हैं। और डेल्टा टी फ़ारेनहाइट लिख दो, और इसमें कितने डिवीजन होते हैं, 180। फ़ारेनहाइट स्केल में डिवीजन कितने होते हैं, 180 होते हैं। क्योंकि आप कहां से कहां तक जाते हो, 32 से कितना जाते हो,
212 तक जाते हो तो वहां 180 मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोगों को करना हुआ तो यहाँ हम डायरेक्ट कैलकुलेशन अब कर देंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो अब ये वैल्यू अगर हम कैंसिल करना चाहें तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9। आपसे चेंज किस पे पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट पे, यानी हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा टी फ़ारेनहाइट दैट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डेल्टा टी सी। अब देखिए 9/5 वही रहने दीजिए, और इस पे चेंज कितना हो रहा है 30, ये इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया 6, तो यहाँ से क्या आ गया 54 फ़ारेनहाइट। मेरे प्यारे बच्चों और भी लेंथी मेथड है लेकिन हम उसको ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को हम लोगों को एकदम सिंपलेस्ट मेथड से करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इंक्रीज इन लेंथ। तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि अल्फा इक्वल टू क्या फार्मूला हम पढ़ते हैं, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा थीटा। तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा, वैल्यू रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵, लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 10 है, और डेल्टा थीटा आपका कितना है 100। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻3, यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.02 मीटर, यानी इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई सोचना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय 0.15% व्हेन इट्स टेंपरेचर इज रेज्ड बाय 24 डिग्री सेल्सियस, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा गामा डेल्टा टी के इंटू 100। हमें ये फार्मूला तो पता ही है बच्चे, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और डायरेक्ट गामा की वैल्यू जब आप निकालते हो तो भी ये रखते हो। अब इसकी वैल्यू दे रखा है 0.15, परसेंटेज में दिया है तो इस नाते सोचना ही नहीं है। और टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है 24 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गामा की वैल्यू अब आपको निकालनी है, तो यहाँ पे गामा रहने देते हैं, और टी की वैल्यू कितनी है 24। और देखो 100 की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, उससे हम लोगों को कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं 100। तो यहाँ आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ से बच्चों अगर हम गामा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यह आ जाएगा 0.15/24 इंटू कितना लिखेंगे 100। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा 15/24 इंटू, अब यहाँ 100 है तो ये कहाँ की तरफ लेके जाओगे, ऊपर की तरफ। कहाँ की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ। 10⁻2 पहले से है, और 100 ऊपर मल्टीप्लाई किए हो तो नीचे भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻4। अब यहाँ से बच्चे इसको सॉल्व करोगे, 15/24 है, तो 15/24 इसको 3 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 5/8, तो वैल्यू आ जाएगी 5/8 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चलिए इस आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अल्फा ए दे रखा है, किससे ज्यादा है, अल्फा बी से। अब वो कह रहा है कि कूलिंग पे कौन सा रिलेशन काम करेगा, तो देखो
जिसका अल्फा ज्यादा उसकी कूलिंग उसमें कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा, तो यहां हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एल बी ग्रेटर देन क्या होगा, एल बी ग्रेटर देन क्या होगा एल ए, मतलब बी क्या होगा ग्रेटर होगा किससे, एल ए से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। Whose size of degree is greatest, 90 डिग्री सेल्सियस, 10, 120। अब देखो डिवीजन देख लो ना कि किसमें ज्यादा है, 90 और इधर 100 कितना है, 80 डिवीजन है बच्चे। अगर इसमें हम देखें तो कितने डिवीजन है, 120 डिवीजन है। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे तो कितना है, 150 डिवीजन। और सबको बनाने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वाटर स्केल का यूज करते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि साइज जो होती है, साइज ऑफ डिग्री, साइज ऑफ डिग्री इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये देखें कि पूछ रहा है कि किसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिवीजन होगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए 90 से 100, 10 से 90 है ना, 80 होगा। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। In a vessel, the gas is at pressure P if the mass of the molecule is half and their speed is double than the resultant। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3 लिखोगे आप। उसके बाद क्या फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, एम एन अपान वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम है, उसके बाद क्या यूज करोगे, वी आर एम एस का स्क्वायर। यही फार्मूला आप पढ़ के बैठे हो। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ठीक है आप मॉलिक्यूल्स का मास क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए और स्पीड को डबल कर दीजिए, यानी पी डैश अगर लिखना हुआ तो 1/3 वही रहेगा। एम जो है यहां पे ध्यान दीजिए एम, ठीक है, एम बाई क्या लिखेंगे 2, एम बाई क्या लिखेंगे 2। उसके बाद एन बाई क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर लिखेंगे। और वी आर एम एस को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, यानी पे यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 VRMS का स्क्वायर। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा हुआ है बच्चे, 2 से देखो यहाँ पे स्क्वायर होके कितना आएगा 4, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम एन अपान वी स्क्वायर आर एम एस। यहां से बच्चों अगर लिखना हुआ तो ये पूरी वैल्यू ध्यान से देखो तो किसकी वैल्यू है, यहां से ली गई है P की। तो P इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2/3, सॉरी ये पूरी वैल्यू 1/3 पे आएगा ना, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 1/3 भी है बच्चों, ध्यान से देखो तो 2P आ जाएगा, कौन P डैश। सिंपल सा प्रॉब्लम है बच्चे, कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0। हमें पता है बच्चे कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब ये क्वेश्चन अगर हम लोगों को करना हो तो हमें पता है बच्चे कि इसका फार्मूला हम पहले ही पढ़ के बैठे हैं, क्या आएगा P इक्वल टू 2/3 एनसीईआरटी में गिवन फार्मूला है बच्चे, अब डेरिवेशन नहीं करोगे आप यहाँ पे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, वाटर फ्रीजेज, लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप। तो यहाँ पे सीधा मतलब ये है बच्चे कि अब देखो मॉलिक्यूलर मोशन क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज देन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी इंक्रीजेज, एवरेज वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एवरेज स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर एवरेज स्पीड इंक्रीज कर गई तो वहां पे क्या होगा बच्चे, कोलिजन बढ़ जाएगा। क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 34 का ऑप्शन, सॉरी 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब देखो हम लोग अपने जो पहले से डेटा पता है उससे याद रखते हैं। ए का क्या आएगा, क्यू, भाई हमें पता है। दूसरा प्रेशर एग्जर्टेड की बात हो रही है तो प्रेशर एग्जर्टेड हमें पता है कि क्या आएगा, पी। तो बी का क्या आएगा, पी। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया बच्चे। अब ए का क्यू हुआ और बी का क्या आएगा, पी। आगे मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 3/2 kBT होती है, सी हो गया।
और डी का क्या हो गया, डायरेक्ट आर हो गया। इसमें सोचना नहीं है यार। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस के बीच बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। अब बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको पता है फॉर किसकी बात कर रहा है, मोनोएटॉमिक गैस की। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, किस गैस की बात हो रही है, मोनोएटॉमिक गैस की बात हो रही है। तो जब मोनोएटॉमिक गैस की बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है, 3। अब ये पूछ रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड कितना होगा, तो हमें पता है कि डायरेक्ट इससे एनर्जी एसोसिएटेड जो होगी वो कितनी होगी, 1/2 kBT। तो एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा वो F लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू क्या लिखेंगे, 1/2 kBT। यहां से बच्चों आ जाएगा 3/2 kBT। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, 37 का सेकंड होगा। अगर सिर्फ यही ठीक है, F की मल्टीप्लीकेशन हुआ है और 1/2 kBT जो हम लोगों ने लिखा है ये एनर्जी एसोसिएटेड विथ, ये बच्चे एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो हमें पता है कि जब ट्राई एटॉमिक गैस की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ट्रांसलेशनल होगा प्लस 3 क्या होगा, रोटेशनल होगा। यानी टोटल नंबर हमसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, 6 होगा। 31 का क्या होगा, 6 होगा। 39 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। सबके लिए पता है बच्चे कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 सबके लिए। तो कितना होगा, ऑप्शन सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉली एटॉमिक गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज मीन एनर्जी पर वॉल्यूम गिवन बाई। तो देखो आपको पता है एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक की बात कर रहे हैं, ईच की बात हो रही है। तो यहां हमें पता है कि ये हो जाएगा 1/2 kT। भाई kBT kT जो भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां पे बोल रहा है पॉली एटॉमिक गैस है n डिग्री, तो फॉर n डिग्री एनर्जी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, n का। तो n इंटू क्या लिखोगे, 1/2 kT। यहाँ आ जाएगा 1/2 n/kT। कौन सा आंसर होगा बच्चे, यहां से देखिए n/kT/2 कौन सा ऑप्शन होगा, 40 का थर्ड। तो यहां से बच्चे 40 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज। अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, आपको पता है कि गामा इक्वल टू क्या होता है, 1+2/f। जहां f क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखो लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2/f इक्वल टू क्या लिख सकते हो, गामा-1। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2/गामा-1। तो गामा-1 होगा 2, कौन सा होगा, 41 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फॉर ए गैस C R/CV इक्वल टू 0.60, दिस गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो R/CV कितना दिया है आपको, क्वेश्चन में ही दे रखा है 0.67। कितना दे रखा है, 0.67। अब बच्चे इस पे करना हुआ तो R की वैल्यू तो पता है हमें, CP-CV/CV, ये कितना दे रखा है, 0.67। ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब देखो गामा अगर हमें निकालना हुआ इस केस में, तो गामा की वैल्यू डायरेक्ट इसी में कितना 1 ऐड कर दो। तो गामा हमारा कितना आ गया, 0.67 प्लस 1, यानी कितना आ गया, 1.67। और 1.67 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। क्या हो जाएगा, 5/3। अब यहां से हमें पता चल गया है बच्चे कि ये गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक है। कैसी है गैस,
मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक थर्ड है ऑप्शन। फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट्स इज गिवन टू बी गामा कितना दिया है 1.5। तो देखो बच्चे, अब गामा आपको दे के रखा है कितना 1.5, इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/2। और ये जो रेशियो आपको दे रखा है तो ये आपको पता है कि किसका रेशियो है, सीपी बाई सीबी का। किसका रेशियो है बच्चे, सीपी बाई सीबी का। और आपसे पूछ रहा है सीबी और आर के बीच में रिलेशन, तो सीबी इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, सीबी सीपी या सीबी लिख रहे हैं तो सीबी अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो सीबी कितना आ जाएगा 2/3 सीपी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरी चीज हमें पता है कि सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी की बात कर रहे हैं तो ये कितना लिख सकते हैं हम डायरेक्ट R/J, ऐसा लिख पाना पॉसिबल है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, सीपी सीपी ये सीबी की वैल्यू ले जाके यहाँ पे बच्चों रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीबी की जगह क्या रखोगे 2/3 सीपी, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया R/J। यहाँ पे हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 CP माइनस 2 CP अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू R/J। यहां से हम कैलकुलेशन बच्चे करेंगे तो यहां से आ जाएगा CP/3 दैट इज इक्वल टू R/J। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है तो 3 को इधर भेज दीजिए, तो CP इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3R/J, सही है। 44 पे आइए, द मेन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि सीधा बच्चे क्या यूज है, फार्मूला, क्या यूज है फार्मूला, और इसका फार्मूला क्या होता है 2π/d², तो कौन सा होगा सेकंड। अब देखो बच्चे, हमें यहाँ पता है कि लेमडा, अभी पीछे ही करके आए हो कि लेमडा, ध्यान से देखो तो ये पूरी वैल्यू आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो लेमडा इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इंटू 2 होता है का स्क्वायर। 2 आपका कांस्टेंट है तो यहां भी हो सकता है लेमडा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लिख सकते हैं R²। एक चीज ध्यान देनी है बच्चे, हाँ इनवर्सली पूछा है ना, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² की पावर -1, और ये इनवर्स को दिखा रहा है तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, सेकंड। चलिए प्रभु आगे बढ़िए। लेमडा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच टी। अब देखो बच्चे, एक चीज है इसमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा दीजिए, उसी के स्टेटमेंट की बात कर रहा है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अगर हम लेमडा एम लिखना चाहें इनटू टी तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां से अगर मैं लेमडा एम निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा कांस्टेंट बाई टी, यहां से आ जाएगा लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट। अब बच्चे ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, क्या होगा, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर के की पावर 4, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सिंपल सा है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेशन, अब यार इसमें सोचना नहीं है, आपको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का आपको पता ही है बच्चे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा मैक्स टी क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो इसका मतलब वेवलेंथ और टेम्परेचर की बात हो जाएगी, वेवलेंथ टेम्परेचर यहीं पे है, और इसके साथ हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पे इमिसिव पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एनर्जी, वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी। ये इसलिए नहीं बच्चे, ये आपका अगर देख लीजिए टेम्परेचर एंड वेवलेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात अगर हो रही है तो यहाँ पे वेवलेंथ एट विच पावर इमिसिव पावर इज मैक्सिमम, वेवलेंथ एट विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम, इमिसिव पावर इज मैक्सिमम।
म्यूसी पावर क्या हो, इस पे मैक्सिमम हो। चलिए, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेडियंट एनर्जी फ्रॉम द सन एट द सरफेस 20 किलो। अब देखो बच्चे, अगर हम ई की वैल्यू लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टी की पावर 4 और ये दे रखा है आपको 20। फिर आगे ई डैश हमें निकालना है। अब ये कह रहा है कि टेम्परेचर ट्वाइस हो जाए, तो क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू 2 टी की पावर 4, यहाँ से आ जाएगा 16 लैम्डा टी की पावर 4। ये वैल्यू अभी निकाल के दे रखा है 20, तो 16 इंटू क्या हो गया 23 आ जाएगा, 320 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट। कौन सा हो गया, फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों की, अगर इंक्रीज आपने किया किसको, टेम्परेचर को, तो क्या बढ़ेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमें पता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 50 का थर्ड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही आपका सेशन समाप्त होता है यहाँ पे। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा।